Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. In this video, I am sharing this video for the previous year question. ये 2021 में पेपर पूछा गया है. We will solve this paper marks or you will get 100 plus marks out of what you have read. तो जो भी आपने पढ़ चुका है उसका पॉजिटिव आउटपुट लेने के लिए हमें पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए वो आज हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियो. होप यू अंडरस्टैंड दैट. And if you are new here, then you can follow me, follow my YouTube channel for if you are preparing for NET and GRF exam. Okay, first question is an apology for the poetry. Sydney discuss didactic फंक्शन ऑफ पोइट्री. ठीक है, डाइडेक्टिक का मतलब क्या होता है? अ मॉरल फंक्शन ऑफ पोइट्री के बारे में. तो सबसे पहले जब भी फंक्शन ऑफ पोइट्री पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है सिडनी का, फिलिप सिडनी का. लिटरेरी क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में फॉल होता है एन अपॉलॉजी फॉर द पोइट्री. इसमें कंपेयर किया है और ये क्वेश्चन पूछा है कंपेयर इट टू. डायरेक्टिक फंक्शन को किससे कंपेयर किया? द कंपेरिजन इज डन विद द फिलोसफी एंड हिस्ट्री. ये याद रखना है कि कंपेरिजन हिस्ट्री के साथ हुआ है. ये बोला था क्योंकि प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया था पोइट्री इज अ मदर ऑफ अ लाई, मदर ऑफ लाइज का बोला था. तो इस वजह से उसका जवाब देने के लिए, एक अच्छा रिप्लाई करने के लिए फिलिप सिडनी ने पोइट्री को अप्रेज किया है इन हिज वर्क एंड अपॉलॉजी फॉर द पोइट्री. और यहाँ पे कंपेयर किया है कि फिलोसफी और हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा अच्छा है पोइट्री. बहुत ज़्यादा मोरल इसमें लेसन्स कंटेन करता है. किससे ज़्यादा? हिस्ट्री से और फिलोसफी से. तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिस्ट्री. जहाँ पे आप देखोगे अगर इसको ढंग से पढ़ रखा है तो मतलब समझ जाओगे ये हिस्ट्री है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज अप्लाई टू द ग्रेट पोइट्री. ठीक है, ग्रेट पोइट्री की क्या होगा, क्वालिटीज क्या होगी? इट मस्ट बी द वर्क ऑफ जीनियस एंड इंस्पायर पर्सन. Then it must cause a feeling of melancholy in a reader. It must employ a device of rhetoric. It must please selectively and special occasion on special occasion. तो अगर इस क्वेश्चन को हम ढंग से करेंगे तो अगर आपने थोड़ा भी कुछ पढ़ रखा है लिंग्विस्ट के बारे में तो आपको पता चल जाएगा. मेलिंकली के बारे में बिल्कुल नहीं बोला. तो यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन. बी ऑप्शन को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो. तो आपके पास बचेंगे सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन. तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ए एंड डी है, ए सी एंड डी. तो डी क्या है? डिवाइस को बारे में बोल रहा है. जो सी ऑप्शन है, इट मस्ट एम्प्लॉय द डिवाइस ऑफ रिटोरिक. या पोइट्री एक वर्क ऑफ जीनियस होना चाहिए जो दूसरे पर्सन को इंस्पायर कर. डी ऑप्शन सेज दैट इट प्लीज सेलेक्टिवली. तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा था रंगस ने कि एक सेलेक्टिवली किसी पर्सन को वो बताएगा. सेलेक्टिव नहीं था एम. ये सबको ही मैसेज पहुंचाना चाहिए. तो इस वजह से अगर आप 5 सोर्स ऑफ सब्लिमिटी देखोगे तो उससे भी अगर आपने ढंग से 5 सोर्स ऑफ सब्लाइम किया है तो उससे भी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे. व्हाट आर द 5 सोर्स ऑफ सब्लाइम? ग्रेट थॉट्स, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए फॉर द सब्लिमिटी. सर्टेन फिगर ऑफ थॉट्स एंड स्पीच. नोबल डिक्शन. नोबल डिक्शन का मतलब क्या? बहुत अच्छे हायर टोन होने चाहिए आपके. डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट होना चाहिए. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड ऑप्शन सी. ए एंड सी मीन्स बी ऑप्शन. फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म. टी.एस. एलियट अटैक जे मिडल्टन मूरी. अब ये वर्क भी क्रिटिसिज्म से डील करता. इसमें फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जो वर्क था वो इंस्पायर हुआ था. जो टी.एस. एलियट ने वो वर्क मॉडिफाई किया था बाय द मैथ्यू अर्नॉल्ड का एक वर्क है फंक्शन ऑफ द पोइट्री. उस वर्क को मॉडिफाई करके इन्होंने लिखा है पोइट्री के ऊपर ही, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म. तो मिडल्टन ने इनको क्रिटिसाइज किया था विद देयर कलीग्स. वो क्रिटिसाइज किया था फॉर द इनर वॉइस. तो मैं आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट करूंगी. इफ़ यू हैव रीड द समरी ऑफ फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे. विद द सिंगल रीडिंग यू कैन सॉल्व विदाउट सीइंग ऑप्शन. बिना किसी ऑप्शन देखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. डायरेक्ट यू टुवर्ड अ पेज. ओके, वी आर डायरेक्टेड हियर. इसमें आप लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ोगे. लिटरेरी एनालाइज ऑफ टी.एस. एलियट वर्क द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म.
सबसे पहले इसकी पब्लिकेशन डेट आपको याद रखनी है, बिकॉज इसकी पब्लिकेशन डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। तो आपको इसकी याद रखनी है। एन अपॉलजी ऑफ पोइट्री कब पब्लिश हुई थी? 1595 में। तो ऐसे करके आप डेट्स याद रखोगे और इसका जब सिनॉप्सिस पढ़ते हो, आप इसकी समरी पढ़ते हो, तब यू विल फाइंड दैट this work has been written afterward when the T.S. Eliot converted into, जब उन्होंने अपने आप को रिलीजियसली कन्वर्ट किया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था एज यू बिकम अ कैथोलिक, कैथोलिज्म को अडॉप्ट किया था रिलीजन। तो उसके बाद इन्होंने वेस्ट लैंड भी लिखी थी और शायद वेस्ट लैंड में भी इनर वॉइस के लिए इनको क्या किया था, अटैक किया गया था, क्रिटिसाइज किया था। तो ये यू कैन रीड दिस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है inner voice of romanticism and the moral disorder which he caricature as marching under the intellectual banner। इस वजह से इनको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। यू शुड रीड दिस वर्क, इसको ढंग से पढ़िए। और क्रिटिसाइज करने वाले कौन कौन से राइटर थे? ये था मिडल्टन थे और इसके जो साथ वाले थे वो थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था टीएस एलियट को। तो ये इस वर्क से आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो आई विल गिव यू लिंक ऑफ दिस, ये पढ़ो एक बार और जो भी ऑप्शन है साथ में वो भी रीड करो। क्वेश्चन इज इन अ वॉइस, हु अमंग अ फॉलोइंग कंपेयर द माइंड इन क्रिएशन टू अ फेडिंग कॉल। ठीक है, अब ये ऐसे जो एग्जाम्पल है, ये लाइन्स अगर आपको कोई लाइन याद नहीं है तो आप इससे कर सकते हो कंपेयर कि माइंड को किसने कंपेयर किया है विद द फेडिंग कोल के साथ। तो ये कंपैरिजन, अगर मैं वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को मैं ढंग से पढ़ूँ तो वर्ड्सवर्थ ऐसा कंपैरिजन नहीं यूज करते, ना ही कीट्स यूज करते हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। इन द पोइट्री ऑफ कॉलरिज वी फाउंड द ग्रीक मैथोलॉजी का हम इन्फ्लुएंस फाउंड करते हैं। और so we found that पीबी शैली could be use this kind of comparison, क्योंकि इनका एक बहुत फेमस वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, वो है डिफेंस ऑफ पोएट्री। उस वर्क से हमें ये, उसमें ये लाइन दी गई है, द माइंड इन अ क्रिएशन इज एज ए फेडिंग कोल। ये लाइन यहाँ से उठा के दी है आपको डिफेंस ऑफ पोएट्री से। सो वी विल रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से करेंगे क्वेश्चंस क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। Who among the following considered paraphrase as a hearsay? किसने ये वर्ड कॉइन किया है? इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, तो ये वर्ड एकदम से देखते ही पता चल जाना चाहिए। ये वर्ड न्यू क्रिटिसिज्म के राइटर ने कॉइन किया, जिसका नाम है क्लिंट बुक और क्लिंट ब्रूक, जिनकी यह फ्रेज है हियर से ऑफ पैराफ्रेज। राइटर न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करता है और जैसे आइएट रिचार्ड कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रीड देम। तो ये दोनों पढ़िए। तो इसका आंसर बहुत इजी है और बहुत प्रीवियस ये क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन गलत मत करके आओ प्लीज़, ऐसे क्वेश्चन को 100% सही करिए। इम्परियलिस्टिक लिंग्विस्टिक इज कंसर्न विद, तो इस पे फोकस करो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यू शुड फोकस ऑन वर्ड्स, वर्ड्स पे फोकस करना है। इम्परियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मीन्स कौन है एम्पेरिकल वर्किंग? जैसे फ्रांसिस बेकन के हमने वर्क मैसेज में कुछ एम्पेरिकल के बारे में भी है। तो व्हाट इज, तो आप कनेक्शन करके पढ़ना है। तो एम्पेरिकल क्या है? एम्पेरिकल मीन्स प्रैक्टिकल और समथिंग साइंटिफिक। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। तो क्या प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट ऑफ माइंड से आता है हमें? ये जो एम्पेरिकल लिंग्विस्टिक लर्निंग है, क्या हमें वो माइंड से आती है? इन्वेस्टिगेशन से आती है? क्या वो हमें सेंस के थ्रू आती है, या फिर वो हमें इंक्वायरी के थ्रू आती है, या फिर हमें वो अंदर से नॉलेज की तरफ आती है? तो यू कैन एलिमिनेट दिस बोथ नॉलेज, यू कैन रिमूव। एम्पेरिकल है तो प्रैक्टिकल होगा, अंदरूनी नॉलेज कोई मतलब नहीं है, तो यू कैन रिमूव, इसको एलिमिनेट करो डायरेक्ट। और इंक्वायरी फिर भी आप इसको ढंग से सोच समझ सकते हो। और फर्स्ट ऑप्शन को भी, इन्वेस्टिगेट को आप भी बिल्कुल रिमूव कर दो। तो हमारे पास दो बचते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल सेंस डाटा और रीजन डिटर्मिनेंट ऑफ इंक्वायरी। तो इन दोनों में से आंसर इज ऑब्जर्वेबल सेंस डाटा, क्योंकि जो चाइल्ड होता है, जब चिल्ड्रन होता है, वो एक लर्न करता है लैंग्वेज को, ही यूज हिज सेंस फॉर द एम्पेरिकल लिंग्विस्टिक लर्निंग। देन नॉर्म्स चौकसी define the grammar which two features are drawn from the mathematics। तो ग्रामर के कौन सी दो फीचर्स लिए हैं?
वो दो फीचर्स देखो, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड करोगे, दो फीचर्स थे जनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो आंसर इज सी एंड डी। सी और डी मतलब फोर्थ था ऑप्शन। तो ये क्यों होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं आएगा उसमें और ना ही एब्स्ट्रैक्शन, तो ये एलिमिनेशन से ढंग से ये कर लोगे। ठीक है, अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी देखो कोई कुछ भी पूछ लेते हैं। वो पोटैटो is the 16th century borrowing into English from 16th century कौन सी, 15th century is Elizabethan age। ठीक है, 16th century में हमने इंग्लिश में ये वर्ड बोरो किया है। क्यों, कैसे ये पता, ये सेंचुरी का याद रखना है बिकॉज ये 16th सेंचुरी भी एंड ऑफ एलिजाबेथन एज ही है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे वर्ड अडॉप्ट किए गए थे, फ्रेंच, बहुत सारे अपर क्लास लैंग्वेज वर्ड टर्म्स इंग्लिश में अडॉप्ट किए गए थे। तो पोटैटो एंड टोमेटो आर बोथ टेकन फ्रॉम द स्पेनिश। विच लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज। अब इसमें हमेशा याद रखना, जैसे क्वेश्चन आता है यू कैन मेक या तुक्का टाइप, आप या तो फिर फर्स्ट चूज करो या फिर सी ऑप्शन, गो फॉर ए और सी। represent the global spread of English dramatically as the three complete circle। तो इसका तो बहुत इजी है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बार पूछा गया है, 3 से 4 बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन। इसका आंसर है ब्रज कचरू। हु अमंग ऑफ फॉलोइंग, ब्रज कचरू, ओके, सी ऑप्शन। Who among following is the founder of the Survey of English Usage। तो इसका किसने फाउंडर किया था, यूके के राइटर थे, उसका नाम है रेडोल्फ ट्यूब, इन्होंने ये फाउंड किया था SEU। ठीक है, शॉर्ट, हु इज द ऑथर ऑफ शॉर्ट स्टोरी बेथोवेन वाज 116 ब्लैक। तो इसके जो राइटर, इसकी जो राइटर थी शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो है नदीम गॉर्डिवर। शी इज नोबेल प्राइज विनर और नॉर्थ अफ्रीकन राइटर है, और ये बहुत ही फेमस राइटर अफ्रीकन नॉवेलिस्ट है, जिन्होंने 1991 में नोबेल प्राइज विन किया है इन लिटरेचर। एंड शी इज राइटिंग ऑन टॉपिक अपार्थाइड टॉपिक पे लिख रही है। दोनों फेमस एंटी अपार्थाइड टॉपिक पे जो वर्क लिखे, दो फेमस वर्क है, एक तो है द बुर्गिस डॉटर और दूसरा द कन्वलिस्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे गए एग्जाम में। अब इनकी शॉर्ट स्टोरी पूछी गई। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है द सॉफ्ट वॉइस ऑफ द सर्पेंट। तो ये थोड़ी शॉर्ट स्टोरी याद रखने, क्योंकि इन्होंने कम से कम 12 या 13 शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की है। यू कैन रीड विथ फ्रॉम विकीपीडिया। क्रोनोलॉजिकल वर्क है, जो कि किस कब पब्लिश और क्या है, और ये सारे फेमिनिस्ट वर्क है। ठीक है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटन बाय केट मिलर। ठीक है, केट मिलर ने लिखा है ये वर्क। और जनरल ट्रबल बहुत ही फेमस वर्क है, इट इज रिटन बाय जूडियथ बटलर। देन फेमाइन मिस्टिस, अगर इसे पढ़ा है कहीं पे भी देखा है तो ये बेटी फेरिडा या शायद बेटी का के एक राइटर है, उन्होंने लिखा है। तो आपको इसके डेट याद नहीं है, तो जूडियथ बुटलर ने ये वर्क जनरल ट्रबल लिखा था अराउंड 1990s में। और सबसे पहला ये जो वर्क है फेमाइन मिस्ट्रीज, ये लिखा गया है 1960 के अराउंड या फिर 1960s में, और सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटन अराउंड 1970s। तो इस हिसाब से मैं तुक्का लगाकर, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, पर अगर आप तुक्का लगाकर आप इसे कर सकते हो तो मैं करूँगी डी एज अ फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज रिटन अराउंड 1960s। एंड आई हैव रीड, अगर फेमिनिज्म को आपको ढंग से आप इस ऑर्डर में आपने पढ़ा है तो यू विल गेट सम सेंस अबाउट दिस। तो जनरल ट्रबल इज रिटन बाय, आई एम 100% श्योर अबाउट जनरल ट्रबल। दिस इज रिटन अराउंड बाय जूडियथ बटलर एंड अराउंड 90s के अराउंड में लिखा गया था, 1990 के अराउंड। So I know about this work, but I don't know about that other options. So I will go with D as a first preference. So D जो लिखा गया है वो अराउंड फेमाइन फर्स्ट मानती हूँ, फिर उसके बाद मैं मानती हूँ सेक्सुअल पॉलिटिक्स को। तो आई विल गो फॉर ऑप्शन बी। मैं बी के लिए जाऊंगी, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड 4 उसमें सेक्सुअल पॉलिटिक्स को आगे रखा है, और बाकी जो ऑप्शन है बी एंड सी उसमें जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है उसमें उसको सेकंड ऑप्शन जहाँ पे उसने रखा है, तो मैं वहाँ की तरफ जाऊंगी। तो यू कैन मेक सम सेंस के हिसाब से उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन को आप सोच सकते हो, और वो कब होगा जब आप क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व करोगे। हु इज द ऑथर ऑफ ऐसे लियो टॉल्स्टॉय फूल। दिस ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऐसे बहुत फेमस है, और ये ऐसे लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अगर इसमें भी गलती कर रहे हो तो यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं।
Which of following poem by the Robert Browning contains the lines our interest on the, अब देखो इसमें तुक्का कैसे लगाऊं, इसमें आपको स्मार्ट गेसिंग जिसे बोलते हैं, क्या बोले, स्मार्ट वर्क यू हैव टू डू. our interest on the dangerous edge of things, the honest thief, द टेंडर मर्डरर, द सुपरस्टिशियस एथिस्ट. तो मैं यहाँ पे दो चीज़ों को पकड़ूंगी. अगर आपने बहुत अच्छे से या इनमें से कुछ को आपने पढ़ रखा है तो आप समरी या कुछ भी रीड किया है, तो मैं दो इसमें कीवर्ड्स निकालूंगी. फर्स्ट कीवर्ड इज द सुपरस्टिशियस एथिस्ट एंड सेकंड कीवर्ड इज टेंडर मर्डरर. तो अगर ये ढंग से आपने पोएट्री रीड की है बिशप वाली, तो यू विल नो दिस इज थीम, ये दोनों थीम है इस पोएट्री की. ये जो लाइन दी गई है, दीज बोथ आर थीम ऑफ द पोएट्री. तो इस थीम से आपको पता चलेगा ये पोएट्री है. तो यू विल गेट द जिस्ट और आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. हु अमंग फॉलोइंग एडिटेड, ये मैगजीन, देखो मैगजीन आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप डिक्शनरी पढ़ते हो, सैमुअल जॉनसन की जब आप डिक्शनरी पढ़ते हो 1755 में पब्लिश हुई थी, उसके बाद से ही मैगजीन, टेटलर, स्पेक्टिकल, एग्जामिनर, ये सारी मैगजीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है बिकॉज वी हैव टू रीड दिस मैगजीन. उसके बाद जो भी चार्ल्स डिक्सन है, जैसे बॉस जो थी मैगजीन, वो वर्ड कहाँ से आया, चार्ल्स डिक्सन की कौन सी मैगजीन में उन्होंने काम किया, पिकविक पेपर किस में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पिकविक पेपर जो चार्ल्स डिक्सन कहाँ पब्लिश हुआ था, ये सब क्वेश्चन आपको कवर करना है. देन द क्रॉन हिल मैगजीन, ये इसमें किसने काम किया था, हु इज द एडिटर, एडिटर वॉज द विलियम मैकपिस ठाकरे. ठीक है, ये विक्टोरियन एज के राइटर, इन्होंने इस मैगजीन को एडिटेट किया. विच ऑफ फॉलोइंग नॉवेल्स हैज इट्स एपिग्राफ टेकन फ्रॉम कथा उपनिषद. तो इसका एपिग्राफ सोमरसेट मॉहगम की नॉवल से लिया गया है. वो नॉवल है द रेजर्स एज. तो ये वाली फेमस, ये फर्स्ट जब विकीपीडिया इसको खोलते हो ना आप, यू शुड मेक सर्च करिए. अभी जब आप उसको सर्च करते हो तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन को, उसको फर्स्ट पेज दिया है, उसमें ही ये आंसर है, द रेजर्स एज बाय सोमरसेट मॉहगम. देन हु इज द ऑथर ऑफ द एसे व्हाट इजंट लिटरेचर. तो इसका राइटर कौन है, ईडी हिचलर. इस ऐसे का राइटर है ईडी हिचलर. देन एरिच ऑर्बैच मिमिसेस, ये एंड होता है किसमें, ये होता है वर्जीनिया वुल्फ के नाइट टू द टूलाइट में, वर्जीनिया वुल्फ के इस वर्क में. देन अदर वर्क इज विच ऑफ फॉलोइंग क्लस्टर इज एसोसिएटेड. क्लस्टर मीन्स ग्रुप, एसोसिएटेड हुआ हुआ है जूलिया क्रिस्टेवा के टर्म से सिमोटिक से. तो सिमोटिक्स में आप अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट पे जाऊंगी, ऑथोरिटी आता है, नो, इट डज नॉट डील विथ ऑथोरिटी और रिप्रेशन, नहीं डील करता. इन दोनों को मैं एलिमिनेट कर दूंगी. पावर कौन है यहाँ पे, माइकल फ्लॉकनट, पावर से डील, पावर एंड नॉलेज. मिकेल फ्लॉकर्ट, वो जो राइटर है, वो डील करते पावर एंड नॉलेज से, नॉट जूलिया क्रिस्टेवा. तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दूंगी. तो मेरे पास सिंगल ऑप्शन निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट, सीपेज एंड कंडेंसेशन. तो इस तरीके से यू कैन गेट द आंसर. विच टू वर्क्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर रिटन बाय अल्फ्रा बैन. तो दो वर्क कौन से थे वो जो अल्फ्रा बैन के द्वारा लिखे गए, फर्स्ट है रोवर एंड ऑर्नेको, बहुत फेमस वर्क है ऑर्नेको. इसका पूरा समरी पढ़ के जाओगे. नरेशन ऑफ ऑर्नेको इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो नरेशन है इसका, किस टाइप का नरेशन हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ए एंड बी द आर द ऑप्शन. 21st क्वेश्चन है विच टू ऑफ फॉलोइंग वर्क आर बाय गुस्तेव फ्लॉबर्ट. तो दो वर्क थे, वो वर्क था पहले टेम्पटेशन ऑफ सेंट अटॉर्नी एंड दूसरा वर्क था सेंटिमेंटल एजुकेशन. तो इसका ये आंसर लगे तो ऑप्शन विल बी ए एंड डी, सी ऑप्शन. ठीक है, जो सामने और पेपर सॉल्व करने का ये बहुत बेस्ट तरीका है, जो आपको एक वन गो में, जैसे मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, वन गो में जो मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो उनको करके निपटा दो, तो ये बाद में उसको पर्पल मार्क ना करना पड़े या बाद में उसको रिव्यू ना करना पड़े. फर्स्ट गो में जो भी आ रहा है ना उसे फटाफट कर लो और डोंट सॉल्व ऐसे क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व मत करो फर्स्ट में, वो सेकेंड गो में या फिर थर्ड गो में करो जब भी आपके पास टाइम हो. तो फर्स्ट में आपको जो आ रहे हैं 100% श्योरिटी हो, जिसमें वो गलत नहीं होगा. क्योंकि क्या होता है, घबराहट में बच्चे क्या करते हैं, वो जो क्वेश्चन होते हैं जो आप 100% श्योर होते हो, अगर वो ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट में करते हो तो वो गलत होने के चांस होता है. क्योंकि उस वक्त माइंड जो होता है, पीछे के जब समय कम होता है तो माइंड हमारी बहुत जल्दबाजी में होता है, तो हम वैसे क्वेश्चन हम हड़बड़ी से गलत कर लेते हैं. तो सॉल्व
वो क्वेश्चन सॉल्व पहले करो जिसमें आप 100%, 100 क्या 100% श्योर है।